बेटा ओम्स लॉ के बेसिस पे कल हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, ठीक है। एंड जब हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया, देन वी गॉट ए एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन दैट प्रूफ, जिससे हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम रेजिस्टेंस अभी यहाँ बेटा स्पेसिफाई नहीं करना है हम बार बार, बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई और मटेरियल होगा तो तब स्पेसिफाई कर देंगे कि ये उसका रेजिस्टेंस है। सो अनलेस हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब भी तभी है जब करंट फ्लो कर रही है, ऐसे कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। अभी एक खाली कंडक्टर रख देंगे तो बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, बट दैट इज यूजलेस। रेजिस्टेंस का यूजफुलनेस तभी है जब करंट फ्लो कर रही है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद दिस कि जो R है वो V/I होता है, एंड वी एंडेड अप हियर कि R इज इक्वल टू ml ओवर NE² A टाउ, जिसको हमने बाद में लिख दिया था रो इंटू L/A, ठीक है। रो इज रेजिस्टिविटी और also called as the specific resistance. Now on the basis of these expressions, we'll discuss the factors affecting the resistance. सारे फैक्टर्स नहीं दिखेंगे यहाँ आपको, but on the basis of these expressions, resistance V/I तो है ही according to Ohm's law, ठीक है, और ml/Ne² A टाउ है। ये V/I की ही रेशो है किसी कंडक्टर के लिए, जिसमें mne² टाउ को रेजिस्टिविटी और L/A हो गया उसके फिजिकल डायमेंशंस। बेटा जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है नेचर पे, मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशंस। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर एंड फिजिकल डायमेंशंस, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ वन सिंपल क्वेश्चन इज, क्या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा? क्या रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो वोल्टेज का फंक्शन होता है? क्या करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, या वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा? द आंसर इज क्लियर कट नो। नो, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वोल्टेज एंड दिस करंट। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो बेटा उसके अक्रॉस 10 वोल्ट लगाओगे तब भी वो 10 ओम ही होगा, 20 वोल्ट लगाओगे तब भी वो 10 वोल्ट ही होगा, 10 ओम ही होगा। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना। रेजिस्टेंस इज independent of V and I, but depends on number one, nature of material. We can justify कि कैसे नेचर पे डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास दो वायर्स हैं, दो कंडक्टर हैं, दोनों की लेंथ भी बराबर है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, ठीक है। फिजिकल डायमेंशंस दोनों के सेम है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है। अगर हम इन दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज लगाएं तो करंट सेम नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है, बिकॉज दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो पहली चीज रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बेटा एक फैक्टर और जो यहाँ आपको दिख तो नहीं रहा, हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सिंस मैं यहाँ फैक्टर्स लिख रहा हूँ तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि वो चौथा फैक्टर कौन सा है जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, वो है टेम्परेचर। तो दीज आर द फोर थिंग्स, दीज आर द फोर पैरामीटर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एज पर दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशंस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, फिजिकल डायमेंशंस पे, मतलब नेचर पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ओनली।
रेजिस्टिविटी जो है वो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन आज डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, उस पे बेस क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशंस। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशंस पे, बट किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज independent of physical dimensions. रेजिस्टिविटी फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम रेजिस्टेंस में चेंज देखेंगे, एंड दिस चेंज विल बी बेसिकली in terms of the physical dimensions. फिजिकल डायमेंशंस को चेंज करके रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ए वायर। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ए वायर। वायर मतलब कंडक्टर। जब भी हम किसी कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं या किसी कंडक्टर को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है बेटा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, फिजिकल डायमेंशंस पे नहीं करती। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग का मतलब लेंथ बढ़ाना। एंड देखिए स्ट्रेचिंग का मतलब कॉमनली बोलेंगे लेंथ बढ़ाना, बट स्ट्रेचिंग का मतलब ये भी है एरिया कम करना। एक वायर को जब हम खींचेंगे तो सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ती, एट द सेम टाइम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होता है। दोनों चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती। पहले क्या करना है बेटा, चलें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में, जब भी हम स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की बात करते हैं क्या क्या सेम रहेगा, देखो रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम सेम रहेंगे, मतलब एक कॉपर का कुछ वायर है हमारे पास, खींच के उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। एंड क्या चेंज होगा, रेजिस्टिविटी सेम, क्योंकि नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, नेचर तो चेंज की नहीं स्ट्रेच करके। वॉल्यूम भी सेम, व्हाट चेंजेस, लेंथ चेंजेस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज होता है। लेंथ चेंज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, लेकिन सेम क्या रहता है, लेंथ चेंज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम जो है वो सेम रहते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे कैसे लेस देन 1 मिनट टाइम में। थोड़ा सा पहले डिटेल में एक क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ए वायर हैविंग, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is stretched to double of its original length. एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसे स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया। बेटा जब हम स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर देंगे, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ऑल्दो ये क्वेश्चन आप सिर्फ पढ़ने में जितना टाइम लगाओगे बस वही टाइम है इसके सोल्यूशन के लिए भी, उतना टाइम नहीं, वही टाइम जितने टाइम में आप पढ़ोगे, जैसे ही खत्म होगा क्वेश्चन आपके पास आंसर इसका होता है।
बट इस बार मैं आपको पहली बार आपको मैं ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि क्यों वो शॉर्टकट जो अभी हमने पढ़ना है वो एप्लीकेबल ही क्यों है। देखिए, या अगर आपको मान लो बोर्ड एग्जाम में भी आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम कर लेते हैं। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस या मैं बोलूंगा इनिशियल रेजिस्टेंस जो है, इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। ठीक है ना, इनिशियल लेंथ इज एल, इनिशियली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। नाउ सपोज कि फाइनल रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है इसका, वो फाइनल रेजिस्टेंस है आर डैश, इट इज इक्वल टू रो इनटू एल डैश बाय ए डैश। नाउ सी द क्वेश्चन, यहां दिया है कि लेंथ जो है वो डबल कर दी, मतलब ये दिया है कि एल डैश जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। हमने लेंथ को डबल किया है, इट इज गिवन। बेटा लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया थोड़ी ना सेम रहेगा। यहां लॉजिक देखो क्या है, सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, therefore L into A is equal to L dash into A dash। बेटा पहले लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, हमने स्ट्रेच कर दिया, लेंथ हो गई L डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A डैश, है ना। वायर की लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो कम हो जाएगा, सो वायर पतली और लंबी हो जाएगी, ऐसे बोलेंगे। सो A डैश हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, L इंटू ए बाई एल डैश। सो ये बनेगा L इंटू ए डिवाइडेड बाई एल डैश, गिवन है बेटा 2L, एल कैंसिल, ए बाई 2 आ गया। ए डैश कितना आ गया, ए डैश कम्स इक्वल टू ए बाई 2। अभी आगे देखो, ए डैश तो ए बाई 2 आ गया, एल डैश गिवन था 2L के बराबर। अब देखो आर डैश कितना हो जाएगा फिर, देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश की जगह क्या लिख लूं, गिवन है लेंथ डबल करी 2L, एरिया हाफ हुआ so it is a by 2, so it is equal to 4 into rho into L by A। बेटा ये रो इंटू एल बाई जो है ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस था, सो वी राइट इट एज 4R, तो R डैश आ गया 4 इंटू R, तो गिवन था 10, सो योर आंसर इज R डैश इज इक्वल टू 40 ओम। तो जब हमने लेंथ डबल की, रेजिस्टेंस एक्चुअली 4 टाइम्स हो गया, जो पहले कितना था 10 ओम था, अभी 10 इंटू 4 टाइम्स, 10 इंटू 4 मतलब 40 टाइम्स, 40 हो गया, 4 टाइम्स हो गया। डायरेक्ट कर सकते थे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को, क्या करते हैं, समझ में आ गया ना, ये डेरिवेशन समझ में आ गया कैसे किया। लेंथ बढ़ेगी, जितने फैक्टर से लेंथ बढ़ेगी उतने ही फैक्टर से एरिया भी कम हो जाएगा। मैं एक और करवा देता हूं आपको, परसेंटेज वाला करवाता हूं, फिर सबके शॉर्टकट्स एक साथ ही करवाता हूं। ठीक है, वन मोर, उससे एक चीज वेरीफाई हो जाएगी आज। द क्वेश्चन इज, a wire having resistance of, ये छोड़ दीजिए इसके रेजिस्टेंस को, the length of a wire is increased by 10%. A wire is stretched to make it 10% longer। ठीक है, परसेंटेज वाला भी बता दो। एक वायर को खींचा, उसकी लेंथ 10% बढ़ा दी, मतलब अगर पहले उसकी लेंथ 100 थी तो अभी 110 हो गई, यही होता है ना परसेंटेज। ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 10% longer, what will be
the percentage increase in its resistance. What will be the percentage increase in its resistance? अगर हम एक वायर को खींच के उसकी लेंथ को 10% बढ़ा देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीज होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस? ठीक है, चलिए इसको भी मैं पूरा डिटेल में करता हूं पहले, फिर एक ही स्टेप में देखना सारे क्वेश्चंस होंगे। मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ है वायर की L, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, डायग्राम से ही समझ लो। पहले इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है बेटा। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। यहां पर क्या दिया है बेटा? ए वायर इज स्ट्रेच टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इट इज गिवन कि L डैश इज इक्वल टू L प्लस 10% ऑफ L। तो अभी इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस, अगर बेटा ये न्यू रेजिस्टेंस R डैश है, सो आई विल राइट इट एज रो इंटू L डैश बाय A डैश। ये L डैश है हमारे पास। सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, therefore देखना L dash A dash is equal to LA, which means A dash equal to LA by L dash। इस L dash को आप क्या बोल सकते हैं? यहां देखो 10% लॉन्गर, इट इज इक्वल टू L प्लस 10 बाय 100 L। कैन बी राइट, डायरेक्टली लिख दो, 110 है ना, 11 बाय 10 L। तो जब आप L डैश को 11 बाय 10 L लिखोगे डिनोमिनेटर में, L और L कैंसिल हो जाएगा, बट इसमें आपको A डैश कितना मिलेगा? 10 बाय 11 A। अब क्या नोट करना था? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? जब लेंथ डबल हुई एरिया हाफ हो गया, है ना? लेंथ 2 टाइम्स एरिया 1 बाय 2। यहाँ क्या है? लेंथ 11 बाय 10 टाइम्स हो गई तो एरिया 10 बाय 11 टाइम्स हो गया। हमेशा ऐसा होगा, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के केस में हमेशा ऐसा होगा। अगर लेंथ 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो एरिया 1/10 हो जाएगा, और अगर एरिया 10 टाइम्स बढ़ाएंगे कंप्रेस करके, अगर एरिया को, वायर को कंप्रेस किया, मोटी हो जाएगी वायर, अगर एरिया उसका 10 गुना बढ़ गया तो लेंथ उसकी 10 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये नया रेजिस्टेंस क्या आ गया फिर आपके पास? R डैश। R डैश क्या बन गया? मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, देखो कैंसिल नहीं। रो इंटू L डैश की जगह लिख लेंगे 11 बाय 10 L डिवाइडेड बाय A डैश की जगह 10 बाय 11 A। These factors will be multiplied, देख लेना इसको। तो आपके पास R डैश बनेगा इससे, R डैश इक्वल टू 11 इंटू 11 10 इंटू 10 रो L बाय A। R डैश आ जाएगा 121 बाय 100 R। R डैश इक्वल टू 121 बाय 100 R। अभी हमें R डैश नहीं पता करना था। अगर पता करना होता चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा चेंज को, तो दैट वुड हैव बीन R डैश माइनस R। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 121। इट इज एक्चुअली 0.21। करके देख लो आप, डेल्टा R कितना आएगा?
ये 1.21 है बेटा, तो 1.21 माइनस आर क्या हुआ 0.21 आर। अगर आपको ये देखना होता व्हाट इज फ्रैक्शनल इंक्रीज चेंज, यहां तो इंक्रीज हो रहा है ना रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज बोल सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल इंक्रीज पता करना है तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है, दैट वुड हैव बीन 0.21 into r divided by r कैंसिल 0.21। और अगर आपको क्या पूछा है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे पता करते हैं, फ्रैक्शनल इंक्रीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट बेटा। वन लाइन आंसर सब भी था इसका, वो भी बताऊंगा अभी। परसेंटेज इंक्रीज इन आर इज इक्वल टू 0, नहीं तो ऐसे लिखो, in R is equal to delta R by R into 100%. So that's equal to delta R by R 0.21 है, the answer is 21%. Fractional increase in resistance is 21%. तो जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 21% इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ अगर 10% बढ़ी तो रेजिस्टेंस 21% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, देखो बेटा इस एक्सप्रेशन को अगर लिखना है सिर्फ लेंथ की टर्म्स में, ओनली इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कैन वी डू दैट कि रेजिस्टेंस को हम लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, मतलब उसमें एरिया नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर हमें लेंथ में इंक्रीज दिया है तो हमें एरिया में डिक्रीज पता करना पड़ता है। सो कैन वी अवॉइड दैट? यस वी कैन। देखना ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को सिर्फ लेंथ की टर्म्स में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओनली, इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर लिखना है तो स्टार्ट तो ऐसे ही करूंगा, रो इंटू एल बाई ए। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं लेंथ से और डिवाइड भी करूंगा लेंथ से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया। बट व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, इसको लिख सकते हैं रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या ए इंटू एल लिख लेते हो एक बार, और ऊपर आ गया एल स्क्वायर। कैंसिल मत करना, ए इंटू एल जो है वो वॉल्यूम होता है, सो आई विल राइट रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैं वी नहीं यूज करूंगा, वी तो वोल्टेज है यहाँ, इंटू एल स्क्वायर। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम, एंड ऑफ कोर्स लेंथ तो है ही है। अब जब वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में आपको क्या बताया कि रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। सो रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। सो ये अगर कांस्टेंट है तो कैन वी से दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, विच मीन्स कि अगर आपको कंपैरिजन करना है, R1 by R2 will be equal to L1 by L2 whole square, या R2 by R1 पता करना है, that will be L2 by L1 whole square। ठीक है, लेंथ की टर्म्स में R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इसलिए देखो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे होता है, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर, लेंथ डबल देखो, नहीं तो यहां देखो 2L डिवाइडेड बाय L 4, लेंथ ट्रिपल रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। अगर स्ट्रेच करके, अगर हम किसी, ये सारे जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के लिए है। और बेटा अगर इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ एरिया देखना है, अगर इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ एरिया देखना है, अगेन स्टार्ट विद द सेम थिंग, बट अभी मल्टीप्लाई करो ए से, डिवाइड करो ए से। ठीक,
So resistance R will be equal to rho into volume divided by A square. Again, rho और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, रो इंटू वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा फिर। तो अगर रो इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोलेंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरियाज स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर। तो अगर R1 की बात होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A1 के स्क्वायर के, और अगर R2 की बात होगी, अगर रेजिस्टेंस R2 है एंड R2 is inversely proportional to A2 square. So if you want to find the ratio of resistances in terms of areas, so the ratio R2 by R1 will be equal to A1 by A2 whole square. R2 by R1 और यहाँ R2 by R1 क्या था, L2 by L1 whole square. ठीक है, सो दिस वे डायरेक्टली हम बता सकते हैं। एक वायर को कंप्रेस किया, उसका एरिया डबल हो गया। देखो पहले वाला क्वेश्चन ही, ये भी स्ट्रेच करके लेंथ डबल करी थी, अगर कंप्रेस करके एरिया डबल करें तो ये एरिया डबल होगा, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 1/4। ठीक है, तो ये दो चीजें बेटा डायरेक्टली आप देखें कि R1 अगर लेंथ की टर्म्स में ही लिखना है खाली, R2 by R1 लिखना, क्योंकि बाद वाला पता करना पड़ता है ना। R2 by R1 is equal to L1 by L2 whole square and is also equal to, उल्टा लिख दिया, L2 by L1। R2 by R1 is L2 by L1 and A1 by A2 whole square। अगर कभी आपको रेडियस की टर्म्स में लिखना है, स्मॉल r रेडियस होता है, तो आप इसी को लिख सकते हो बेटा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। एक्चुअली रेडियस क्या होता है, पाई r स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो वायर है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा उसका, तो ये रेडियस अगर r है तो एरिया क्या हुआ, पाई r स्क्वायर। ठीक है, एरिया अगर पाई r स्क्वायर है, पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सो इसको आप लिख सकते हैं बेटा जी R1 by R2 रेज़ पावर 4। एक वायर को स्ट्रेच किया इन सच ए वे कि वो इतनी लंबी हो गई कि उसका रेडियस हाफ हो गया। खींचने से क्या होता है, वायर पतली होती है, एरिया नहीं हाफ हुआ, रेडियस हाफ हुआ। तो जब यहां पर आप डालोगे हाफ हो गया, दिस विल बिकम 16 टाइम्स। लिख लूं, ठीक है, आप देखो आपको समझ में आता है नहीं। डायरेक्ट ए वायर इज स्ट्रेच्ड in such a way that its radius becomes half of the original value. Then its resistance becomes 16 times। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। खुद देखो ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, बस जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगा तो आंसर ये है, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यू कैन प्रूव इट द सिमिलर वे जैसे मैंने पहले वाला आपको करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है, अगर लेंथ की टर्म्स में लिखना होगा, देखो अगर लेंथ डबल कर दी तो यहाँ 2L डिवाइडेड बाय L कैंसिल। अगर एरिया हाफ कर दिया, लेंथ डबल होती है, एरिया भी हाफ होता है ना, तो अगर क्वेश्चन में एरिया हाफ लिखा होता तो यहाँ A/2 लिख देते, फिर भी 4 टाइम्स ही होता। ठीक है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपके साथ। अदरवाइज आपके पास एक PDF पड़ी है, उसमें देखो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये R2 by R1 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया।
A wire is stretched, a wire of resistance R is stretched to n times of its original length. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R और इस वायर को स्ट्रेच किया, कितना लंबा कर दिया इसको कि इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से n टाइम्स हो गई, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी कितना होगा? इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, सोचो, ये तो पिछले साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन था सेम। What will be its new resistance? Its new resistance will be n square R. Length double, resistance 4 times. Length triple 9 times. अगर लेंथ को स्ट्रेच करके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि एक वायर के आगे, ऐसे भी हो सकता है, देखो एक वायर का रेजिस्टेंस R है, उसके आगे उतनी ही लंबी उसी मटेरियल की एक और वायर जोड़ दी, सेम एरिया, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा? ये स्ट्रेचिंग नहीं है बेटा, ये सिर्फ लेंथ को इंक्रीज किया है। तो अगर लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, लेकिन अगर स्ट्रेच करके लेंथ डबल हुई तो वो सिर्फ लेंथ नहीं, एरिया भी हाफ हुआ है। सिर्फ लेंथ डबल नहीं हुई, एरिया भी हाफ हुआ है, ठीक है। इसलिए लेंथ डबल होने से तो रेजिस्टेंस डबल हुआ, बट एरिया हाफ होने से भी रेजिस्टेंस डबल हुआ, और दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, दैट इज बाय 4 टाइम्स आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया शॉर्टकट डायरेक्टली। परसेंटेज वाले कैसे करने हैं, देखो परसेंटेज वाले तो और कम टाइम लगता है, बस आपको एक लॉजिक समझना। बेटा जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, अगर तो लेंथ की टर्म्स में लिखना है, वो तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम बोलेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अगेन कीप इन माइंड, स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, कंप्रेसिंग की बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ लेंथ R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं, देखो क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन है, एक वायर की लेंथ को बढ़ा दिया 10% स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ेगा? बेटा रेजिस्टेंस उतने परसेंट बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, एक ही बार ही करना है ये बस। रेजिस्टेंस उतने परसेंट बढ़ेगा जितने परसेंट L स्क्वायर बढ़ा। क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ बढ़ गई 10%, तो लेंथ का स्क्वायर कितने परसेंट बढ़ा वो फाइंड कर लो, इजी है। लेंथ का स्क्वायर कितने परसेंट बढ़ेगा? जितने परसेंट लेंथ का स्क्वायर बढ़ेगा वही रेजिस्टेंस में चेंज है, वही रेजिस्टेंस में इंक्रीज है। लेंथ का स्क्वायर कैसे पता करेंगे? मैं शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ आपको ना, फुल तो देख लिया आपने सोल्यूशन। लेंथ 10% बढ़ गई, मतलब अगर बेटा जब भी परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आता है या परसेंटेज वर्ड भी माइंड में आता है ना, द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स इन माइंड इज 100। जो फर्स्ट नंबर दिमाग में आता है वो 100 है। परसेंट का मतलब क्या है? पर 100। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि पहले लेंथ 100 थी, अभी 110 हो गई, बिकॉज 10% बढ़ रहा है, तो 100 के साथ इजी होता है करना। 10% ऑफ 100 इज 10, 5% ऑफ 100 इज 5, 20% ऑफ 100 इज 20, है ना। अगर मैं आपको बोलूं 10% ऑफ 28 निकालो, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 10/100 इंटू 28 यहां नहीं। लेंथ को आप मान लीजिए 100 है पहले, 10% बढ़ गई 110 हो गई। 100 से 110 होना या 10 से 11 होना एक ही बात है ना, रेशो सेम है, डिफरेंस नहीं, रेशो सेम है। 10% बढ़ी 100 to 110 और 10 to 11, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बेटा लेंथ 10 से 11 हो गई,
लेंथ का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये जो लेंथ का स्क्वायर है यही तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये बोलूंगा मैं कि रेजिस्टेंस जो है 100 से 121 हो गया। जब रेजिस्टेंस 100 से 121 हो गया तो बोलो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ गया? 21%। अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं 10% स्ट्रेच करके, तो उसका रेजिस्टेंस 21% बढ़ता है। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप देखना बेटा परसेंटेज में क्यों हर बार आपके पास सेम नहीं आएगा आंसर। ये तो पहले भी किया था। मैं दो चीजें करूंगा, एक वायर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ कर दी इंक्रीज 20%, तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज होगा? सोचो, रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज होगा? लेंथ 100 से 120 हो गई, आवाज आ रही है या नहीं? 100 से 120 हो गई, हो गया ना 20% इंक्रीज। लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 120। तो जो लेंथ 100 से 120 हुई, उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये 10 से 12 हुई। बेटा अगर लेंथ 10 से 12 हो गई है, यस हनान 44%। 3 बार क्यों लिख रहे हो आंसर? लेंथ का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 10 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144। तो लेंथ का स्क्वायर कितना हो गया? 44% इंक्रीज। तो लेंथ का स्क्वायर नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम किसी वायर को कंप्रेस करें, सोचना, अगर हम किसी वायर को कंप्रेस करें ताकि उसकी लेंथ 20% कम हो जाए, तो अब ये नहीं बोलना लेंथ 10% बढ़ाई थी तो रेजिस्टेंस 44% बढ़ा। लेंथ 20% लेंथ को 20% कम कर दिया कंप्रेस करके, तो अब रेजिस्टेंस 44% नहीं आएगा। देखना आपका आंसर परसेंटेज में सेम नहीं आएगा। लेंथ 20% कम हो गई, श्रेष बोलो अब 44 हो गया पिछले वाला। लेंथ 20% कम हो गई तो मतलब लेंथ 100 से कितनी हो गई? 20% कम मतलब 80। लेंथ 10 से 8 हो गई, एक ही बात है। तो लेंथ का स्क्वायर 164। 100 टू 64 कितना डिक्रीज है? 36 डिक्रीज है फॉर एवरी 100। तो बोलेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 36%। जब लेंथ 20% इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस 44% इंक्रीज हुआ। लेंथ 20% डिक्रीज, रेजिस्टेंस 36% डिक्रीज। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। एरिया के लिए भी कर सकते हैं, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वायर को कंप्रेस किया है और उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ द वायर बढ़ गया है से 30%, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या होता है? कंप्रेस करने से लेंथ कम नहीं होती, सिर्फ कंप्रेस करने के साथ लेंथ कम होने के साथ साथ एरिया भी बढ़ता है। तो यहाँ आपने लेंथ की बात नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि लेंथ अगर सॉरी एरिया अगर 30% बढ़ा तो लेंथ 30% कम हुई होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर एरिया 30% बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? पहली चीज ये सोचो। अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। देखो यहाँ R2 ऊपर है और यहाँ A2 नीचे है, रेजिस्टेंस विल कम डाउन। कितने परसेंट डिक्रीज होगा? कितने परसेंट डिक्रीज होगा बताओ? 1/69 नहीं बेटा, सुनो, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A स्क्वायर के। कब? जब हम वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तब।
ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज पर -2 के। ये नेगेटिव का मतलब बस एक ही है, यहाँ जो लिखा हुआ है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर पावर नेगेटिव है तो उसी के बेसिस पे ये बोला, या डिनोमिनेटर है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे भी सोचो। जब आपने परसेंटेज चेंज देखना है तो फिर ये माइनस का कोई रोल नहीं है, ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, आपने क्या करना है देखो, एरिया 100 से 130 हो गया, ठीक है, एरिया 100 से 130 हो गया, तो एरिया बोलेंगे 10 से 13 हो गया, तो एरिया का स्क्वायर 100 टू 169। तो एरिया का स्क्वायर बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के थोड़ी प्रोपोर्शनल है, -2 के प्रोपोर्शनल है, तो उसी को बोलते हैं डिक्रीज। वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज बोल देंगे आप, तो बोलेंगे एरिया तो इतना बड़ा, एरिया का स्क्वायर, लेकिन रेजिस्टेंस कितना कम हुआ। देखो ये इंक्रीज है, और यही जो माइनस था उसको कैसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको डिक्रीज बोल के, इट विल डिक्रीज बाय 69%। डिक्रीज बाय 1 बाय 69% नहीं, 69%। अगर आपको याद होगा 11 में जब हम एरर्स की बात करते हैं तो पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एरर सेम होता है, ठीक है। एरिया भी हो गया, लेंथ भी हो गया, रेडियस तो पहले ही बता दिया था। उसके बाद देखिए, समटाइम्स द क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ए वायर इज स्ट्रेच्ड, a wire is stretched to make it 0.2% longer। एक वायर को हमने स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ को 0.2% करने के लिए, a wire is stretched to make it 0.2% longer। So what will be the percentage change in its resistance? इसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा? What will be percentage increase in resistance? रेजिस्टेंस तो R L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो जब जब परसेंटेज चेंजेस स्मॉल होंगी, कितनी स्मॉल? जनरली लेस देन 5%। आल्दो कोई क्लियर कट ऐसे डिमार्केशन वाली लाइन नहीं है, बट फिर भी इन जनरल जो क्वेश्चंस आपके हैं, पास्ट ट्रेंड जो है, अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है, 5% से कम है, तो आपने क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। मींस लेंथ कितनी बढ़ी? 0.2%, रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? 2 into 0.2%, दैट वुड बी 0.4%। अगर लेंथ कम होगी 0.2% तो रेजिस्टेंस 0.4%। यहां हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज डिक्रीज एक जैसा होगा, इसलिए स्मॉल चेंजेस के लिए ना ये इंक्रीज की जगह वर्ड चेंज लिखा होता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप एरिया में या लेंथ में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।